हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि के कुछ विशेष नियम और उनके अपवाद के बारे में। तो सबसे पहले व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का एक नियम है कि न से पहले कहीं पर भी ई, री, र और से वर्ण हो तो ये जो न है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? अण में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब है कि न से पहले यानी कि संयोजन के बाद में न हो और न से पहले कहीं पर भी ई, री, र और स वर्ण हो तो जो न है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अण में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा प्र प्लस आन, प्र प्लस आन। अब यहां देखिए, ये संयोजन से पहले क्या गया? ए आ गया। संयोजन के बाद में क्या आ गया? आ गया। यानी कि यहां तो कौन सा नियम काम कर रहा है? स्वर संधि का नियम काम कर रहा है। और यहां कौन सा नियम काम करेगा कि न से पहले कहीं पर भी ई, री, र, स हो तो न किस में परिवर्तित हो जाता है? अण में परिवर्तित हो जाता है। तो र ये रहा तो न किस में परिवर्तित हो जाएगा? अण में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? ये प्र से आ, ए और आ मिलकर क्या बन गया? आ। और ये न की जगह क्या लिखा गया? अण। शब्द क्या बनेगा? प्राण। कहने का मतलब है यहां तो स्वर संधि का नियम काम कर रहा है, लेकिन ये न का अण में परिवर्तित होना ये कौन सी संधि का काम कर रहा है? व्यंजन संधि का काम कम कर रहा है। कहने का मतलब है इसमें स्वर संधि व व्यंजन संधि, स्वर संधि व व्यंजन संधि दोनों मानी जाएंगी। यानी कि न से पहले कहीं पर भी ई, री, र और स हो तो न किस में परिवर्तित हो जाता है? अण में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे हमने उदाहरण लिखा प्र प्लस आन, प्र प्लस आन, संयोजन से पहले क्या है? ए और संयोजन के बाद में क्या है? आ। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ तो कौन सा नियम काम कर रहा है? स्वर संधि का नियम काम कर रहा है। लेकिन न का अण में परिवर्तित होना कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है। तो यहाँ ये जो उदाहरण है ये किस में माना जाएगा? ये अपवाद में माना जाएगा। इसमें दोनों संधियां, स्वर संधि भी और व्यंजन संधि भी है। और आगे उदाहरण समझते हैं। जैसे मैंने लिखा प्र प्लस अंगन, प्र प्लस अंगन। वही नियम काम करेगा कि संयोजन से पहले ए आ गया, संयोजन के बाद में भी ए आ गया, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? आ का निर्माण करेंगे। तो जब ए प्लस ए मिल जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है? आ का निर्माण हो जाता है। यहाँ कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? स्वर संधि का नियम काम कर रहा है। तो ये प्र से क्या बना? प्रा। और ये अनुसार इस पे लग जाएगा। ये गए ऐसा कैसा? अब न से पहले कहीं पर भी र हो, न से पहले कहीं पर भी ई, री, र, स हो तो न जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? अण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये न के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? अण लिखेंगे। शब्द क्या बनेगा? प्रांगण। कहने का मतलब है इसमें स्वर संधि भी है और व्यंजन संधि भी है। स्वर संधि व व्यंजन संधि अर्थात दोनों ही संधियों के नियम काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? अपवाद कहलाएगा। आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा राम प्लस अयन, राम प्लस अयन। ये सामान्य सा उदाहरण है जो हम बहुत बार पढ़ते आए हैं कि रामायण में कौन सी संधि है? तो हम स्वर संधि करते हैं, लेकिन इसमें व्यंजन संधि का नियम भी काम करता है। जैसे संयोजन से पहले अ आ गया, संयोजन के बाद में क्या गया? ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आ का। तो यहाँ कौन सी संधि काम कर रही है? स्वर संधि काम कर रही है। तो ये रा ऐसा कैसा, मैं में कौन सा स्वर आ जाएगा? आ। रामाया तक हो गया। बाद में ये ऐसा कैसा। अब न से पहले कहीं पर भी ई, री, र, स हो तो न किस में परिवर्तित हो जाता है? अण में परिवर्तित हो जाता है। तो र आ गया पहले, तो न के स्थान पर क्या आएगा? अण। तो यहां तो कौन सा नियम काम कर रहा है? स्वर संधि का नियम। और ये न का अण में परिवर्तित होना कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है। तो इसमें भी कौन सी संधि मानी जाएगी? दोनों संधियां मानी जाएंगी। अर्थात इसमें स्वर संधि भी है और व्यंजन संधि भी है। तो ये भी क्या कहलाएगा? अपवाद कहलाएगा। आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा नारा प्लस अयन, नारा प्लस अयन। संयोजन से पहले क्या गया? आ। संयोजन के बाद में क्या गया? दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आ का। तो यहाँ कौन सा नियम काम कर रहा है? स्वर संधि का नियम काम कर रहा है। तो ये ना, ये रा, ये अब नए किस में परिवर्तित हो जाएगा? अण में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि नए से पहले कहीं पर भी इन चारों वर्णों में से अगर वर्ण आ जाए तो नए किस में परिवर्तित हो जाता है? अण में परिवर्तित हो जाता है। तो नए के स्थान पर क्या लिखेंगे हम?
न शब्द क्या बनेगा? नारायण। तो इसमें भी दोनों संधियों के नियम काम कर रहे हैं, स्वर संधि का नियम भी काम कर रहा है और व्यंजन संधि का नियम भी काम कर रहा है। तो इसमें कौन कौन सी संधि होगी? स्वर संधि व व्यंजन संधि, अर्थात दोनों ही संधि होंगी, इसलिए ये भी अपवाद के रूप में माना जाएगा। तो ये थे व्यंजन संधि के कुछ अपवाद। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो अपवाद ऐसे शब्द होते हैं जिनमें दो दो संधियों के नियम काम करते हैं। अब चलते हैं, का एक विशेष नियम भी है जिसे व्यंजन लोप नियम भी कहते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं व्यंजन संधि के एक विशेष नियम के बारे में जिसे व्यंजन लोप नियम भी कह सकते हैं। व्यंजन लोप नियम, व्यंजन लोप नियम, यानी कि इसमें क्या होता है कि जब किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो व्यंजन आता है, लेकिन जैसे ही उसका संयोजन करते हैं अर्थात संयुक्त रूप से लिखते हैं तो उस व्यंजन का लोप कर दिया जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे मैंने यौवन प्लस अवस्था, ये क्या बनेगा? यानी कि अब जब इसका संयोजन करेंगे, योग करेंगे शब्द का, तो इस नए का लोप हो जाएगा, इस नए का लोप हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? युवावस्था, युवावस्था, यानी कि संयोजन करते समय इस व्यंजन का लोप कर दिया जाएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? व्यंजन लोप नियम भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा यौवन प्लस वाणी, यौवन प्लस वाणी, वही नियम काम करेगा कि संयोजन से पहले जो व्यंजन है इसका तो लोप कर देंगे, बाकी जो शब्द बच गए उसको ऐसा ऐसा लिखे देंगे, तो शब्द क्या बनेगा? युवा वाणी, यानी कि इसमें भी व्यंजन का लोप हो गया। तो यहाँ ये जो संधि है इसमें भी व्यंजन का लोप हो गया, तो इसमें भी कौन सी संधि मानी जाएगी? व्यंजन संधि मानी जाएगी। दूसरा देखते, जैसे मैंने लिखा मंत्रीन प्लस मंडल, मंत्रीन प्लस मंडल, यानी कहने का मतलब है अब जब इसका संधि विच्छेद है तब तो ये व्यंजन दिखाई देगा, लेकिन जैसे इसे संयुक्त रूप से लिखेंगे तो इस व्यंजन का लोप कर दिया जाएगा। तो इसका संयुक्त रूप से लिखते तो मंत्री, और ये जो मंडल शब्द बच गया वो ऐसा लिखे देंगे, शब्द क्या बनेगा? मंत्रिमंडल। शब्द क्या बना? मंत्रिमंडल। आगे और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा राजन प्लस ग्रह, राजन प्लस ग्रह, इसमें भी इस व्यंजन का लोप कर दिया जाएगा और जो बच गया शब्द वो ऐसा लिखे देंगे, शब्द क्या बनेगा? राजग्रह। शब्द क्या बना? राजग्रह। कहने का मतलब है कि संधि विच्छेद करते समय तो इन व्यंजनों को दिखाया जाना जरूरी है, जैसे इनका संयुक्त रूप लिखेंगे तो इन व्यंजनों का लोप कर दिया जाएगा, तो इसलिए ये व्यंजन संधि का व्यंजन लोप नियम भी कह सकते हैं। आगे उदाहरण के माध्यम से मैंने लिखा पक्षिन प्लस राज। अब जब संधि विच्छेद है तब तो ये व्यंजन दिखाई देगा, लेकिन जैसे इसे संयुक्त रूप से लिखेंगे तो इसका लोप कर दिया जाएगा। शब्द क्या बनेगा? पक्षी राज। शब्द क्या बना? पक्षी राज। तो ये था व्यंजन संधि का एक विशेष नियम जिसे व्यंजन लोप नियम भी कह सकते हैं, यानी कि जब संधि विच्छेद करेंगे तब तो ये शब्द, ये व्यंजन दिखाई देगा और जैसे इसे संयुक्त रूप से लिखेंगे तो इस व्यंजन का लोप कर दिया जाएगा। संधि, अब इन संधि के अलावा हिंदी भाषा की भी कुछ संधियां होती हैं जिसे तद्भव संधि के रूप में जाना जाता है। उन संधियों में क्या होता है, उनमें किसी प्रकार का कोई नियम काम नहीं करता है, लेकिन जैसा उनका विच्छेद होता है सेम वैसा का एक वैसा ही माना जाता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई नियम काम नहीं करता। तो अब अध्ययन करेंगे हम हिंदी भाषा की संधियों के बारे में जिसे तद्भव संधि भी कह सकते हैं। हिंदी भाषा की संधियां या तद्भव संधि, हिंदी भाषा संधि या इसे क्या कह सकते हैं? तद्भव संधि, तद्भव संधि भी कह सकते हैं। इन संधियों में किसी प्रकार का कोई नियम काम नहीं करता, बल्कि इनके जो मुख्य शब्द हैं अर्थात इनका जो मूल शब्द है उस मूल शब्द को ध्यान में रखकर ही इनका विच्छेद किया जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा पनघट, पनघट। अब जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? पानी प्लस घाट, पानी प्लस
घाट, यानी कि पन घट का जो संधि विच्छेद होगा वो कैसे होगा, पानी प्लस घाट। कहने का मतलब है कि जो मुख्य शब्द होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं, उनको ध्यान में रखकर इनका संधि विच्छेद किया जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा घोड़े दौड़, शब्द क्या लिखा, घोड़ प्लस दौड़। तो अब जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, घोड़ा प्लस दौड़, घोड़ा प्लस दौड़। कहने का मतलब है घोड़ा भी शुद्ध रूप है, मूल रूप है, दौड़ भी शुद्ध रूप या मूल रूप है। तो हिंदी भाषा के जो शब्द होते हैं उनका जब संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करते समय जो संयोजन से पहले और बाद में जो शब्द होता है उनका मूल रूप ही लिखा जाता है। और जब उनका संयोजन करते हैं तो उनका परिवर्तित रूप, जिसे तद्भव रूप भी कह सकते हैं, वो लिखा जाएगा। जैसे आगे लिखा मैंने सपोला, सपोला, ये था तद्भव रूप, ये है हिंदी भाषा के शब्दों का तद्भव रूप। अब जब इसका मूल रूप लिखेंगे या संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, सांप प्लस ओला, सांप प्लस ओला। और जब इसका संयुक्त रूप लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, सपोला, यानी कि जो तद्भव रूप है यानी कि परिवर्तित रूप है वो लिखा जाएगा। इनका जो मूल रूप है वो कैसे है, सांप प्लस ओला के रूप में लिखा जाएगा। आगे उदाहरण समझते हैं, पन बिजली, पन बिजली, ये है इसका तद्भव रूप। अब जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मूल रूप में लिखा जाएगा पानी संयोजन बिजली, पानी संयोजन बिजली। कहने का मतलब है ये इनके मूल रूप है, ये इनके मूल रूप पर जब इनको संयुक्त रूप से लिखा जाएगा अर्थात इसको तद्भव रूप में लिखा जाएगा तब कैसे लिखा जाएगा, पन बिजली के रूप में लिखा जाएगा। आगे समझते हैं, जैसे मैंने लिखा काजल, क्या लिखा, काजल। तो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा, काला प्लस जल, अर्थात ये तो तद्भव रूप है और इनका जो सही रूप है वो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, अर्थात काला प्लस जल। ये इनका तद्भव रूप है, ये इनका मूल रूप है। आगे समझते हैं, जैसे मैंने लिखा सधुकड़ी, शब्द क्या लिखा, सधुकड़ी। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या बनेगा, साधु प्लस कड़ी, साधु प्लस कड़ी। कहने का मतलब है ये इसका तद्भव रूप है, ये इनका विच्छेदन के बाद में मूल रूप है। शब्द क्या बनेगा, सधुकड़ी, मूल तद्भव रूप क्या बनेगा, सधुकड़ी। और जब इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, साधु प्लस कड़ी। आगे देखते हैं, लिखा नकेल, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा, नाक प्लस एल, संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा, नाक प्लस एल। शब्द क्या बनेगा, नकेल। इसके आगे और समझते हैं, जैसे मैंने लिखा सुनहरा, शब्द क्या लिखा, सुनहरा। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, सुनहरा शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सोना प्लस हरा, सोना प्लस हरा, अर्थात ये इनका मूल रूप पर इनका जो तद्भव रूप है वो कैसे लिखा जाएगा, सुनहरा शब्द के रूप में लिखा जाएगा। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, सोना प्लस हरा। इसके आगे और समझते हैं, जैसे मैंने लिखा पतझड़, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, पात प्लस झड़, अर्थात ये इनका मूल रूप और ये इनका तद्भव रूप। पतझड़ का जब संधि विच्छेद होगा तो कैसे होगा, पात प्लस झड़। समझते हैं, जैसे मैंने लिखा मोटापा, शब्द क्या लिखा, मोटापा। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, मोटा प्लस आपा, शब्द क्या बनेगा, मोटा प्लस आपा। और इनका जो तद्भव रूप है वो कैसे बनेगा, मोटापा, अर्थात जो मूल रूप है वो तो क्या रहेगा, मोटा और आपा। और जब इसका तद्भव रूप होगा तो वो कैसे लिखा जाएगा, मोटापा के रूप में लिखा जाएगा। अर्थात ये हिंदी के कुछ संधियां होती है, कुछ शब्द होते हैं जिनमें कोई नियम काम नहीं करता, बस उनका ये ध्यान में रखना होता है कि उनका मूल शब्द क्या है। जब किसी तद्भव शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसको मूल शब्द के रूप में ही लिखा जाता है। आगे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा लड़कपन, जब इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा,
लड़का प्लस पन। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? लड़का प्लस पन। यानी कि ये तो हो गए मूल शब्द, ये हो गया इनका तद्भव रूप। तो ये संधि के कुछ शब्द होते हैं, जब उनका संधि विच्छेद करते हैं तो उनको मूल रूप में ही लिखा जाता है। आगे समझते हैं। जैसे मैंने लिखा बचपन, शब्द क्या लिखा? बचपन। जब इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो इसके जो इस शब्द के जो मूल शब्द है उस रूप में ही इसका संधि विच्छेद किया जाएगा। तो उसका मूल रूप क्या होगा? बच्चा प्लस पन, बच्चा प्लस पन। तो ये तो हो गया मूल रूप और ये इनका होगा तद्भव रूप। तो बच्चा प्लस पन जब इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, अर्थात बच्चा प्लस पन बराबर बचपन। आगे समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कहीं, शब्द क्या लिखा? कहीं। जब इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? कहां प्लस ही, कहां प्लस ही। अर्थात ये तो हो गया मूल रूप और ये हो गया इसका तद्भव रूप। कहीं शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? कहां प्लस ही। और इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? कहीं के रूप में लिखा जाएगा। तो ये थी हिंदी भाषा से संबंधित संधियां, जिसे तद्भव संधि भी कहते हैं। तो आज हमारा संधि का टॉपिक पूरा हो चुका है। मिलते हैं आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।